15 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन नहीं है, वो अंग्रेजों के जाने का और ट्रांसफर ऑफ पावर का वो दिन है। एक उपनिवेशवादी से दूसरे उपनिवेशवादी को ट्रांसफर ऑफ पावर है। यदि वो 20 साल बाद जाते तो निश्चित रूप से हमारे कॉमन मैन लिबरेट होते, इमेंसिपेट होते और वास्तव में आज़ाद होते। मैं आईएफएस ऑफिसर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज से मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड हुए मेरे को 15 साल हो गए हैं और अधिकतर मेरा जो सर्विस जो है छत्तीसगढ़ बस्तर के नेशनलाइट एरिया में रहा है। वैसे तो पूरे भारत का एक्सपोजर रहा, ऑल इंडिया सर्विस होने के नाते हम लोग को पूरे भारत को घूमने फिरने को मिलता है। लेकिन हम लोग ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स जो होते हैं वो भारत की रियल ग्राउंड रियलिटी से सबसे ज़्यादा अवगत होते हैं, क्योंकि उनको एकदम रूट लेवल पर उनको काम करना होता है, तो इंटीरियर में भी आना जाना होता है। रहा मेरा परिचय तो बड़ा वैसा परिचय है, नोमैड लाइफ से मैं स्टार्ट किया और संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग डिस्कवरी चैनल वगैरह जो टेक्निकल चैनल्स देखते हैं उसमें एक फिल्म आती है, एक सीरियल आता है मैन वर्सेस वाइल्ड, तो वो मैं जीवन जिया हूँ। उससे आप कल्पना कर सकते हो कि कैसा मेरा वो रहा होगा और किस तरह से हम विपरीत परिस्थितियों में तरक्की किए और एक आईएफएस ऑफिसर की तरह रिटायर्ड हुए। अब जहाँ तक मुद्दे की बात है, क्योंकि मैं अभी 75वें साल में चल रहा हूँ और जैसा कि मैं बताया कि मेरे को भारत का बड़ा ही, मैं 4 बार ऑल इंडिया टूर किया हूँ और ऐसा कोई भारत का डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो हमने देखा नहीं हो और इंटीरियर से इंटीरियर एरिया में हम लोग घूमे हैं। तो मैंने जो अपना निष्कर्ष निकाला है उसका मैं निष्कर्ष जो है और मेरी जो स्टडी रही है उसके हिसाब से मैं कुछ सार संक्षेप में एक 4-5 बिंदु पर अभी फिलहाल चर्चा करना चाहूँगा, बाकी तो बहुत चीज़ें लंबी हो जाएंगी, वो अनुचित है। सबसे पहला मेरा ये निष्कर्ष निकला है, मेरी जो स्टडी है कि हमारा देश जो है बहुत समय से पहले अंग्रेज समय से पहले देश को छोड़ के चले गए। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम उनको 20 साल बाद उनको भारत को के देश को छोड़ना चाहिए था। अब क्यों क्या कैसे इस पे अपन जाएंगे तो बहुत लंबी चीज़ हो जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि सब लोग बोलते हैं कि 15 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन नहीं है, वो अंग्रेजों के जाने का और ट्रांसफर ऑफ पावर का वो दिन है। एक उपनिवेशवादी से दूसरे उपनिवेशवादी को ट्रांसफर ऑफ पावर है। यदि वो 20 साल बाद जाते तो निश्चित रूप से हमारे कॉमन मैन लिबरेट होते, इमेंसिपेट होते और वास्तव में आज़ाद होते। दूसरा बिंदु ये है कि जो भारतीय शासक वर्ग ने अंग्रेज शासक वर्ग से जो सत्ता लब की, जो झटकी, इसके बाद में उन्होंने जो सिस्टम चलाया वो हमेशा उन्हीं को ही फेवर करता है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसको टेक्निकली बोलते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमेशा ये शासक वर्ग को ही फायदा पहुंचाता है और शासित वर्ग को ही हमेशा नुकसान में रखता है। दूसरा, उन्होंने ये जो भारतीय शासक वर्ग ने जो दूसरा सिस्टम अपनाया वो इलेक्टोरल सिस्टम अपनाया। तो जो हमारे भारत में निर्वाचन आयोग वगैरह जो है, ये एज ए सिस्टम, इसको टेक्निकली हम लोग फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं। ये एक टेक्निकल शब्द है, जो प्रणाली हमारे सिस्टम है, इसकी पूरे विश्व में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है पूरे विश्व में इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना होती है। इससे डेमोक्रेसी तो हो ही नहीं पाती इस्टेब्लिश, मोबोक्रेसी भीड़ तंत्र स्थापित होता जाता है और हमेशा ये शासक वर्ग के हित में ही ये काम कर रहा है। तो भारत में जो 3-4 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बहुत ही हानिकारक हुई हैं, इससे हमारा जो कॉमन मैन है वो कभी उभर के सामने नहीं आएगा। इसका आप बोलेंगे साहब इसका आपके पास क्या प्रमाण है? तो सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा स्टडी करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक इस तरह से है। लेकिन सोशलिज्म की जब आप कैटेगोरिकली आप एकेडमिक स्टडी करेंगे तो वहाँ तो नो कंसेप्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो होना नहीं चाहिए जब हम हमारे प्रीएम्बल में ही सोशलिज्म की बात करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि देश में गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है, नंबर 1। और देश की जो लैंड वेल्थ पावर जो पोजीशन है वो चंद 5, 10, 20 घरानों पे कंसंट्रेट संकेंद्रीकृत हो गई है। इसका ये जो 3 चीज में बताया उसका रूट कारण यही है। जब तक अब जैसे जो बजटरी सिस्टम है वो हमेशा शासक वर्ग के हिसाब से रहता है और आज ये स्थिति है कि हम लोग जैसे वो लोग शासक वर्ग जो कहता है कि हम लोग 85 करोड़ लोगों को अनाज फ्री दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे एक कॉमन मैन को सब्जेक्ट की तरह, वो सब्जेक्ट एक बड़ा वैसा है, मैं इस पर एलेबोरेट नहीं करूंगा, मतलब सब्जेक्ट मीन्स किंग का गुलाम। पहले मध्यकालीन में आप यदि पढ़े लिखे जो लोग हमारे श्रोता इस चीज को मेरे को समझेंगे कि पहले द किंग एंड द सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट होता था वो आज ये चला रखे हैं, मतलब किंग एंड द सब्जेक्ट। आप समझ जाएंगे, इसका फर्दर एलेबोरेशन करेंगे तो फिर वो एक लंबा हो जाएगा, एक एकेडमिक डिस्कशन हो जाएगा, मैं वो चाहता नहीं हूँ। तो ये
वो तो बड़ा जो शासक वर्ग है बड़ा गौरवान्वित तरीके से कहता है, बड़े उससे ही बड़ा श्रेय लेके कहता है कि हम 85 करोड़ लोग को हम लोग फ्री अनाज दे रहे हैं। लेकिन टेक्निकली इसको देखा जाए, साइंटिफिकली इसको देखा जाए, रेशनली इसको देखा जाए, तो इसने शासक वर्ग ने 85 करोड़ जनता को अपना सब्जेक्ट मीन्स मानसिक गुलाम बना डाला है। बाकी तीसरा जो आप देख रहे होंगे, ग्रेजुअली जो भारत का जो शासक वर्ग है हमारे देश को थियोक्रेटिक स्टेट की तरफ ले जा रहा है। मैं डिबेट वगैरह बड़े बड़े विद्वानों की देखता हूँ, वो सारी यूट्यूब चैनल में इधर उधर तो करते हैं, लेकिन वो सही शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाते, इनको उसका पता ही नहीं है कि देश ग्रेजुअली थियोक्रेटिक स्टेट मतलब पुरोहितवादी राज व्यवस्था पे जा रहा है। जैसे कभी मध्यकाल में हुआ करता था कि एक राजा था, उसका एक पुरोहित राज पुरोहित था, राज पुरोहित ने राजा को कहा राजन ऐसा करना है तुझे, तो उसके राजा के उसके बाप को करना पड़ता था। हाँ, उसका इस तरह से। तो ये भी एक बहुत हमारे देश में एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, मेरी जो अपनी स्टडी है ये है कि एक स्टेटमेंट हमने डेवलप किया है, एक स्टेटमेंट आप समझते हैं कथन कि भारत में ना तो कोई राजनीतिक पार्टी है, ना ही कोई अपोजिशन पार्टी है, ना ही कोई सत्ता पार्टी है। अब इंग्लिश में मैं बड़ी ब्यूटीफुली उसको कहना चाहूंगा, वो बड़ा इंग्लिश में जब कहूंगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। देयर इज नो एनी पॉलिटिकल पार्टी इन अवर इंडिया, नॉर देयर इज नो एनी अपोजिशन पार्टी इन अवर इंडिया, नॉर देयर इज नो एनी रूलिंग पार्टी इन अवर इंडिया। व्हाट इज देयर इन इंडिया? इट इज ए रूलिंग क्लास। वो सभी पार्टियों में वो ठुसा हुआ, जितनी भी हमारे देश की जो पार्टियां हैं, दे आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द रूलिंग क्लास। सारी की सारी जो पार्टियां हैं वो इस शासक वर्ग का घटक है, कंपोनेंट्स है। मेरे इस डिस्कशन में, मेरे इस आर्गुमेंट में हमारे देश की जो कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल हैं। ये भी कम्युनिस्ट एक आंदोलन है। जैसे आप मार्क्स की स्टडी करेंगे, एकेडमिक स्टडी करेंगे, तो एक आंदोलन, एक मूवमेंट है विपन्न विरुद्ध के विरुद्ध, विपन्न का आंदोलन संपन्नों के विरुद्ध। जिसे उन्होंने टेक्निकल शब्द इस्तेमाल किया था, हैव्स एंड हैव नॉट्स का संघर्ष है। मतलब हैव नॉट्स में विपन्न लोग का संघर्ष, हैव्स मतलब संपन्न लोग के विरुद्ध। लेकिन भारत में इस हैव्स मतलब संपन्न वर्ग ने ही विपन्न के आंदोलन को कैप्चर करके रख लिया है। आप जैसे लंबा तो नहीं हो रहा ना, जो कि मैं जो बताऊंगा कोई नहीं बताएगा, ये मेरा दावा है। अब क्या हुआ कि आप जैसे विपन्न मतलब एक गरीब आदमी, आम आदमी, वर्कर, कॉमरेड है ना, जो खेत में काम करता है उसका, आप इनका हर पार्टी में टेक्निकल चीज है, साइंटिफिक चीज है, हर पार्टी में अपने एक संगठन होता है, तो केंद्रीय कार्यकारिणी सर इनकी भी होती है, कम्युनिस्ट वालों की भी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं वो पोलिट ब्यूरो। अब हाँ, पोलिट ब्यूरो का एक विधि लॉ में, कंपनी लॉ में एक सिद्धांत है डीकर्टेलमेंट। डीकर्टेलमेंट, इनका पर्दा उठाएंगे ना आप, हाँ हाँ, इनका जब पर्दा आप उठाएंगे तो पता पड़ेगा ये खुद भी अति अति संपन्न है, वैभवशाली है, लग्जरियस लाइफ जीते हैं और थियोक्रेटिक मतलब पुरोहितवादी धर्मांधवादी सोच रखते हैं। जबकि कम्युनिस्ट आंदोलन का सबसे अनिवार्य शर्त है कि वो रैशनलिस्ट हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला हो और नास्तिक हो। लेकिन सारे के सारे इंडिया के जो कम्युनिस्ट आंदोलन के जो शीर्ष हैं वो पूरा थियोक्रेट्स हैं। तो अंतर कहाँ रहा? ये रूलिंग क्लास है और आम जनता को ये मूर्ख बनाते। दूसरा, हमने और भी निष्कर्ष निकाला है कि भारत की जो, जैसे अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि भारत की पॉपुलेशन कितनी, इन्वर्टेड कामा पॉपुलेशन, तो आप 140 करोड़ के लगभग बताएंगे। तो मेरा ये दावा है कि भारत की पॉपुलेशन मुश्किल से 25 करोड़ से ज्यादा नहीं है पॉपुलेशन। तो आप कहेंगे सर क्या सब आप हंसी मजाक कैसी बात, पागल की बात कर रहे हो? तो अधिकतर हमारे, जैसे मैं पहले कहा, अधिकतर हमारे लोग सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट और पॉपुलेशन में जमीन आसमान का अंतर है। अब फर्दर इसको अपन एक्सप्लेन या नहीं कर सकते, कभी आप मेरे को बुलाएंगे तो बैठ कर अपन स्टूडियो में इस पर चर्चा करेंगे। तो हमने इन सब चीजों का अध्ययन करते हुए, सब करते हुए, एक तो हमने एक राजनीतिक पार्टी बनाई। हमारी राजनीतिक पार्टी का शॉर्ट में एब्रीविएशन नाम है पाराग। उसके और अब आगे हम बढ़ रहे हैं, हो सकता है हम लोग को गवर्नमेंट से, निर्वाचन आयोग से सहयोग मिला तो अब निर्वाचन आयोग का जो पॉलिसी है बड़ी आसानी से किसी पार्टी को रजिस्ट्रेशन करने की नहीं है, इनका वो डिस्करेज करते हैं। फिर भी हम उम्मीद करते हैं हो जाएगा। तो उसका हमने पाराद नाम रखे, संक्षेप में PARRAD, पाराद है ना। उसकी अपनी एक वेबसाइट है, पाराद.in करेंगे ना तो आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी। उसमें हमारा 150-200 पन्ने का विजन डॉक्यूमेंट्स है, इसमें 22 चैप्टर्स हैं। हमारी एक यूट्यूब चैनल भी चलती है जिसका नाम है बहुजन मुक्ति चेतक। ये बहुजन मुक्ति चेतक ब्रैकेट में लिबरेटर, तो ये बहुजन मुक्ति चेतक एक शब्द है, अलग करोगे तो कोई दूसरी चैनल आ जाएगी। तो अभी मैं अपनी एक ब्राउज़र है मेरे पास में, संक्षिप्त विवरण में आपको दे दूंगा, आप उसको और स्टडी करेंगे, देखेंगे। इतना कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हम लोग चलते चलते जी देश में अभी वर्तमान में जो माहौल चल रहा है, हाँ हाँ, पूरे देश में एक तरह से कम्युनल जो आतंकवाद चल रहा है, जाति प्रथा को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेके, क्या कहेंगे जो रूलिंग पार्टी है उसको और जो विपक्ष है उसको देखते हुए ये जो हिंदू मुस्लिम का जो खेल चल रहा है? ये एक्चुअली में क्या है ना कि मैं, आप समझे नहीं, मैं
हमारा देश ग्रेजुअली थियोक्रेटिक स्टेट बनने जा रहा है, पुरोहितवादी राज्य व्यवस्था, डेमोक्रेटिक के अगेंस्ट में। तो सबसे अच्छा उसका भी आदमी को, कॉमन मैन को धर्मांध बना के रखो, धर्मोन्मादी बना के रखो, अंधविश्वासी बना के रखो, पाखंडवादी बना के रखो, तो ये शासक वर्ग की रूल करने की अनिवार्य शर्त है। ऐसा ना, उससे आप जैसे कहते हैं ना, बिच्छू से आप मसाज की उम्मीद नहीं कर सकते। आप जान भी बचा रहे होंगे तो आपको डंकी मारेगा। जो शासक वर्ग है, आप उससे डेमोक्रेसी का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, है ना, और रियल डेमोक्रेसी का उम्मीद नहीं कर सकते। वो उसका इंस्टिंक्ट है, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। वो थियोक्रेसी मतलब पुरोहितवादी राज्य व्यवस्था की तरफ जाएगा, अधिनायकवाद की तरफ जाएगा। हाँ, अब इसका क्या है कि जब तक आप इसको एलिमिनेट नहीं करोगे, होता क्या हमारे देश में, जैसे बताया ना कि सारे के सारे वो एक ही वो शासक वर्ग के कंपोनेंट्स है, घटक हैं। एक को आप हटाओ, भाई आप बिच्छू को हटाओगे, वहाँ पे दूसरा एक को हटाओगे, एक भेड़िया बैठ जाएगा, भेड़िया को हटाओगे तो वो बिच्छू बैठ जाएगा। मतलब वो रिप्लेसमेंट है, और उनमें आपस में समझौता है कि 5 साल तक यार तुम खूब करो, और स्थिति बनती है वो 10 साल और टेन्योर हम कर लेंगे। तो जब तक हमारे देश से इस शासक वर्ग हाशिए पे नहीं आएगा, इतिहास में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने, जैसे चाइना है, उन्होंने शासक वर्ग को हाशिए पे ला दिया है। दक्षिण अफ्रीका का जो आंदोलन चला, नेल्सन मंडेला, तो उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं भाई, नहीं हम तो अपना चाहते हैं। उन्होंने कहा था भाई भारत में जैसा रिजर्वेशन है वो हम कर देंगे, तो नहीं, वी डू नॉट वांट एनी रिजर्वेशन, वी वांट टोटल मतलब लिबरेशन। हम तुमसे मुक्ति चाहते हैं। इस तरह से कई और देशों में मुक्ति हुई है। शासक, जब तक हम शासक वर्ग से मुक्ति नहीं पाएंगे, और ये 3 जो सिस्टम मैंने बताए, ये अपना इलेक्टोरल सिस्टम और हमारा मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम, जब तक ये रिप्लेसमेंट नहीं होगा और आम जनता में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं आएगा, एक रेशनल थिंकिंग नहीं आएगी, तब तक ये समस्या बढ़ती जाएगी। और तो आप चलते चलते जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? बस एक रेडिकल चेंज की आप उम्मीद करिए, और ये मान के चलिए कि जितने भी हमारे सामने जो पार्टियां आती हैं, मैंने तो कम्युनिस्ट को भी बता दिया कि ये स्वयं भी एक रूलिंग क्लास है, जबकि एक आम आदमी का ये संघर्ष है। ये बड़ी टेक्निकल चीजें, बहुत इसमें बहुत बड़े एलेबोरेट तरीके से समझाने की जरूरत है। बड़े एकेडमिक और बड़े गंभीर सब विषय यहाँ नहीं इन सब चीजों को कहा जाए। तो एक नए सिरे से आपको इस शासक वर्ग से मुक्ति पाना है, इस तरह से अपन को सोच